दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर बड़े खुलासे में। दोस्तों, दिल्ली दंगे के आरोपी और देश के साथ द्रोह करने वाले उमर खालिद और शर्जील इमाम टुकड़े टुकड़े गैंग का हिस्सा। सुप्रीम कोर्ट से इनको बड़ा झटका लगा है और सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कह दिया कि सुनियोजित दंगा था 2020 का, उसके लिए पूरी प्लानिंग की गई और 7 लोग उसमें मुख्य आरोपी के रूप में बंद थे, जिनमें से 5 को जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बाकी को जमानत मिल सकती है, लेकिन शर्जील इमाम और उमर खालिद को किसी भी कीमत में जमानत नहीं दी जा सकती। इनके ऊपर देशद्रोह का केस है और प्राइमा फेसी देखने में यह लगता है कि इस बात के सबूत हैं कि पूरी प्लानिंग के साथ 2020 में वो दंगा कराया गया और ऐसे समय में जब देश के अंदर अमेरिका के राष्ट्रपति आने वाले थे। उसके लिए क्या क्या तैयारी की गई, ये सारा काम शर्जील इमाम और उमर खालिद ने किया। इतना ही नहीं, ये दोनों मिलकर के नॉर्थ ईस्ट के चिकन नेक को देश से काटने की बात कर रहे थे। यानी इनके भाषणों के टेप जो दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में सौंपे, उसमें फोरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद ये तय हुआ है कि इन्हीं की आवाज है, इन्हीं का वीडियो है और उसी के आधार पर यह तय हुआ है। और यहां आपको मैं ये भी बताता चलूं कि ये तब संभव हुआ है, आज जो ये सुनवाई में झटका इनको लगा है, ये कोई चैनल शायद आपको नहीं बताएगा, लेकिन मैं बता रहा हूं। अगर ये पुराने कानून होते आईपीसी के, तो शर्जील इमाम और उमर खालिद को जमानत कब की मिल गई होती। मोदी सरकार ने आने के बाद जो ये नियम कायदे बदले हैं और ये जो इसमें एविडेंस एक्ट को बदला है मोदी सरकार ने, अभी कानून बदले ना, तो उसमें आईपीसी को बदल करके वो जो एविडेंस एक्ट है, उस एविडेंस एक्ट में अब ये संशोधन किया गया था कि इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को भी माना जाएगा, इसके पहले नहीं माना जाता था। और इसी के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने यह तय किया, वीडियो देखने के बाद, फोरेंसिक रिपोर्ट देखने के बाद, कि यह बहुत ही गंभीर मामला है, इनको किसी भी कीमत पे जमानत नहीं दी जा सकती। इस बेस पर इनकी जमानत रद्द हो गई और सुप्रीम कोर्ट की इस फैसले के बाद पूरा टुकड़े टुकड़े गैंग इस समय सदमे में है। और जो इंटरनेशनल लेवल पर इन्होंने षड्यंत्र रचा था, जिसमें ये आप देखिए कि विदेशों से पत्र लिखवा रहे थे, अब इन सबको झटका लग गया है। इस मामले में आपको ध्यान होगा कि अभी न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी वो चिट्ठी लिख रहे थे। उन्होंने अमेरिका में हमारे जो राजदूत है उनको चिट्ठी लिखी, पूरा एक नैरेटिव बनाया जा रहा था सोशल मीडिया पे कि उमर खालिद, शर्जील इमाम, ये साहब इनको जमानत क्यों नहीं मिल रही है, ये जेल में बंद क्यों है, इनका ट्रायल क्यों नहीं चल रहा है। ये भूल रहे हैं कि जंतर मंतर पे ये प्रदर्शन करेंगे कुलदीप सेंगर के लिए, जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे, 7 साल से जेल में बंद हैं। उनके लिए ये कहेंगे इसको फांसी दो क्योंकि बलात्कारी है, जबकि अभी ट्रायल हुआ नहीं, कोई अभी कोर्ट का निर्णय हुआ नहीं, लेकिन क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी का विधायक रहा है, उसको कहते हैं बलात्कारी है, फांसी दो। उसको जमानत नहीं, उसको तो कहते हैं सीधा फांसी दे दो। शर्जील इमाम, उमर खालिद, इनके एविडेंस हैं, इनके वीडियो हैं, पब्लिक में है, खुलेआम इन्होंने कहा था भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इन्होंने खुलेआम कहा था, वो वीडियो है कि किस तरह से नॉर्थ ईस्ट को काटा जा सकता है। और ये पूरा गैंग अब सदमे में है और इस सदमे का कारण वही है कि इनको लग रहा था कि जिस तरह से इन्होंने सोशल मीडिया पर जिस तरह का नैरेटिव बनाने की कोशिश की, शर्जील इमाम को एक बेचारा एक विद्यार्थी बताने की कोशिश की, उसके पिता के, उमर खालिद के पिता के इंटरव्यू देख रहे थे, आरफा खानम इंटरव्यू ले रही थी और आरफा खानम उसकी तुलना भगत सिंह से कर रही थी और कह रही थी साहब बड़ा क्रांतिकारी बच्चा है, वो तो देश हित में गांधीवादी विचारधारा के लिए काम कर रहा है। इन सबको बहुत बड़ा झटका लगा है और कोर्ट ने बिल्कुल तय कर दिया कि किसी को छूट नहीं मिलेगी इस मामले में। हालांकि आपको बता दूं कि बड़े बड़े वकील, 5 बड़े नामी वकील सुप्रीम कोर्ट में लंबी जिरह कर रहे थे। इस लंबी जिरह में कपिल सिब्बल भी थे। माने जाते हैं कि भाई उनकी कोर्ट में बड़ी चलती है, लेकिन अब कोर्ट में इनकी नहीं चलती, इससे तय हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि भाई तुम्हारा कुछ चलेगा नहीं, क्योंकि जो आरोप लगे हैं वो बहुत ही गंभीर हैं। इस मामले में
आपको बता दें कि जिस तरह से बातें की गई हैं, इस मामले में अब सुप्रीम कोर्ट ने ये जो फैसला दिया है, स्पष्ट है कि अब इस देश में देश बदला हुआ है। अब आपकी दादागिरी नहीं चलेगी। सुप्रीम कोर्ट में अब टुकड़े टुकड़े गैंग का और कांग्रेस का दबाव नहीं काम करेगा। कभी करता होगा लेकिन अब नहीं करेगा। इस मामले में आपको ये बता दूं कि ये जितने भी दंगे हैं, इसमें जो कोर्ट ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने टुकड़े टुकड़े गैंग के पोस्टर बॉय इस पर पोस्ट किया गया है, और इस पर पोस्ट करते हुए जैसा मैंने कहा, रेखा गुप्ता जो मुख्यमंत्री हैं दिल्ली की, उन्होंने भी इसको अब उस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि जो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिल्ली दंगे के आरोपी शर्जील इमाम और उमर खालिद की याचिका खारिज की है, अब वो कह रही हैं कि इस पर राजनीति करने वाले, जो समर्थन करने वाले हैं, उनको भी उन्होंने कहा कि जो माफ़ी मांगनी चाहिए। सुनिए रेखा गुप्ता ने क्या कहा। माननीय कोर्ट द्वारा जो दिल्ली दंगों के आरोपी शर्जील इमाम और उमर खालिद की जमानत की अर्जी को खारिज किया गया, हम माननीय कोर्ट का स्वागत करते हैं। और ऐसे लोग जिन्होंने दिल्ली को दंगों की आग में धकेला, उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। और वो लोग, वो पॉलिटिकल पार्टीज जिन्होंने ऐसे दंगाइयों का सहयोग किया, उन्हें भी कड़ा संदेश मिलना चाहिए, वो भी सजा के भागी हैं। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने कड़ा प्रहार किया है। और आपको याद होगा, ये उमर खालिद, इसको लेकर के कांग्रेस, खासतौर पे आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी के लीडर लगातार इस पर बयान दे रहे थे कि किस तरह से दोनों पढ़ने वाले बच्चे हैं, इनको जेल में डाला गया है, क्यों नहीं जमानत मिल रही है। इस पर शहजाद पूनावाला ने बाकायदा एक्स पर पोस्ट किया, और शहजाद पूनावाला ने इस मामले में सवाल खड़े किए कि भाई जो ये जिस तरह से बात कर रहे थे पूरे विपक्षी पार्टी के नेता, उन्होंने कहा कि टुकड़े टुकड़े गैंग का जो पोस्टर बॉय है उमर खालिद और शर्जील इमाम, यूएपीए के तहत इन पर आरोप लगे हैं। 2020 के दिल्ली दंगे स्वाभाविक नहीं थे, सुनियोजित थे। ये सारा सोचा समझा हिंदू विरोधी षड्यंत्र था। कांग्रेस पार्टी और उनके इको सिस्टम को इन लोगों ने बचाया, बचाव में उतरे। उन्होंने कहा कि अंकित शर्मा, दिलबल नेगी, रतन लाल और उनके परिवार से माफी मांगनी चाहिए। शहजाद पूनावाला ने क्या कहा, खुद सुनिए। सत्यमेव जयते, आज जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, जिसमें उमर खालिद और शर्जील इमाम को बेल डिनाई किया गया है, प्रथम दृष्टया कोर्ट ने भी माना है कि उनके ऊपर जो आतंकवाद, यूएपीए और दिल्ली को जलाने के आरोप थे वो सही थे। इससे स्पष्ट होता है कि जो दिल्ली में दंगे हुए वो संयोग नहीं, ये सोचा समझा प्रयोग और उद्योग था। ये ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनाइज था। ये स्पॉन्टेनियस नहीं, स्पॉन्सर्ड था। और सत्ता परिवर्तन के लिए हिंदुओं को टारगेट करने के लिए किया गया था षड्यंत्र। परंतु कांग्रेस पार्टी ने और उसके इकोसिस्टम ने शर्जील और उमर खालिद को मानो नेल्सन मंडेला बता दिया था। वो उमर खालिद के लिए रोते थे, शर्जील इमाम जो चिकन नेक काटना चाहता था उसके लिए रोते थे। आज कांग्रेस के इकोसिस्टम को बताना चाहिए, कांग्रेस का हाथ हमेशा टुकड़े टुकड़े करने वाली गैंग के साथ, चाहे अफजल हो, याकूब हो, बाटला हो, उसके एनकाउंटर के टेररिस्ट हो, या उमर और शर्जील हो, या नक्सली हो, कांग्रेस पार्टी को आज नाक रगड़कर माफी मांगनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं शिवम त्यागी, उन्होंने भी एक्स पर पोस्ट किया और उन्होंने वो वीडियो भी डाला है। वो वीडियो डाला है जिसमें शर्जील इमाम कुछ कह रहा है। अफजल गुरु और शर्जील इमाम में कोई फर्क नहीं है, शिवम त्यागी लिख रहे हैं। और उन्होंने लिख रहा है, ये नया हिंदुस्तान है जिसके प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, जो कि अच्छे से जानते हैं कि अंदर और बाहर के दुश्मनों से कैसे निपटना है। सफाई आती है हमें करनी। ये शिवम त्यागी लिख रहे हैं। वीडियो पोस्ट की है जिसमें वो बोल रहा है किस तरह की प्लानिंग बनाई जा रही है, और उसमें वो प्लानिंग पूरी बता रहा है। नॉर्थ ईस्ट को कैसे काटेंगे, मुसलमानों को कैसे इकट्ठा करेंगे, गैर मुस्लिम को अपने साथ कैसे लेंगे, पूरी प्लानिंग का खुलासा हुआ है। इस पर आपको बताएं कि पत्रकार हैं सुशांत सिन्हा, उन्होंने भी एक्स पर पोस्ट लिखा है। उन्होंने पोस्ट लिखते हुए सवाल खड़ा किया है। उन्होंने कहा कि देखिए, जिस तरह से ये शर्जील इमाम के बारे में सुप्रीम कोर्ट में एक तरफ सोमवार का फैसला आना था कि भाई इसकी जमानत होगी कि नहीं, उसके जस्ट 2 दिन पहले
ये जो न्यूयॉर्क का मेयर है जोहरान ममदानी, ये पत्र लिखता है, तो ये कोई अचानक नहीं है, ये एक सोची समझी प्रेशर क्रिएट करने की रणनीति है। सुशांत सवाल खड़े करते हैं कि देखिए ये ऐसा नहीं है कि जो वो जोहरान है उसको ये नहीं पता कि शर्जील इमाम किन आरोपों में जेल के अंदर बंद है। निचली अदालत ने सजा दी हुई है, उसके अलावा FIR नंबर है 5922, IPC की धारा 147, 148 दंगा भड़काने के लिए, आर्म्स एक्ट 25 और धारा 27 हत्या के लिए, 302 धारा उसमें लगी है और 149 लगी है गैर कानूनी रूप से भीड़ इकट्ठा करके उकसाने के लिए, 53A लगी है देशद्रोह के लिए और UAPA की धारा लगी है। तो क्या ममदानी को ये पता नहीं है कि इतनी गंभीर धाराओं में गिरफ्तार एक व्यक्ति जेल के अंदर बंद है जिसको तुम छुड़ाने की बात कर रहे हो? असली मुद्दा क्या है? असली मुद्दा केवल धर्म का है। इनको लगता है कि हमारे धर्म का है तो चाहे आतंकवादी क्यों ना हो उसका पक्ष लेना है, और यही अमेरिका की एक सच्चाई है। इस पर से अब पर्दा उठ गया है और ये साफ हो गया है। हमें हमारे फैसले, हमारे देश के हित के फैसले खुद करने हैं और भारत अब इस सब करने में सक्षम है। देश विरोधी ताकतों के खिलाफ लगातार कड़े एक्शन लिए जा रहे हैं। एक तरफ अमित शाह जी के नेतृत्व में देश के अंदर से नक्सलियों का सफाया हो रहा है, लगभग हो चुका है, कुछ एरिया में रहे हैं और वो भी मार्च महीने तक पूरा सफाया हो जाएगा। दूसरी तरफ आतंकवादियों को चुन चुन कर मारा जाता है। अब अंदर ये बैठे हुए 0.5 मोर्चे के लोग, जिसमें आरफा खानम जैसे पत्रकार हैं, कुछ राजनीतिक दल के नेता हैं और इस तरह से टुकड़े टुकड़े गैंग के जो लोग हैं, अब इनका सफाया शुरू हुआ है कानूनी तरीके से, और कानून के तरीके से अब इनका सफाया किया जाएगा, इनको जेल के अंदर भेजा जाएगा। ये मोदी सरकार है, अगर नहीं होती तो ये जेल में कभी नहीं जाते और अपने मंसूबों में शायद कामयाब हो जाते। और अगर ये कामयाब हो जाते तो देखिए इनका मंसूबा क्या था, पूरे नॉर्थ ईस्ट को भारत से काटना। यानी जो नारा लगा रहे थे टुकड़े टुकड़े करने का देश के, ये उसी बात को लेकर चल रहे थे। अगर कांग्रेस की सरकार होती शायद अब तक भारत के 2-4 टुकड़े और हो गए होते, ऐसी मुझे आशंका दिखाई दे रही है। आपकी क्या राय है? कमेंट जरूर लिखें, वीडियो शेयर करें। वंदे मातरम।